हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडियाज़ प्रेजेंस अमिट अ ब्रोकन टेम्पलेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो टॉपिक है उसके ऊपर। अभी रिसेंट टाइम पे जो इंडिया है वो अपना वेटेड शो कर सकता था, इन्हेंस कर सकता था अपना ग्लोबल प्रेजेंस, ठीक है। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जैसे कि अभी रीसेट हो रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे चाइना इन्हेंस कर रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये सब चीज़ से जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का वे जो होना था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जो सिंदूर है वो एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था अभी वो रियलिटी चेक दिखाता है। मैं जो मैनी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे इंडिया के, वो कहलाते तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, बट एक्चुअल में प्रूफ नहीं हुए एट द टाइम जब हमको उनकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक्चुअली ना यूनाइटेड नेशन सैंक्शन टेररिस्ट ग्रुप में नहीं डाला, हार्बर नहीं किया। मतलब पाकिस्तान जो है वो नर्चर करता है टेररिस्ट, हार्बर यानी कि वो उसको नहीं डाला गया टेररिस्ट ग्रुप पे, ठीक है। और जो पहलगाम का अटैकर्स थे उनको हमने एलिमिनेट किया अभी रिसेंटली, वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे, लश्कर तैयबा जो ग्रुप है उससे। जो इंडिया का रिटेलिएशन था टेरर कैंप के अगेंस्ट वो काफ़ी डिसाइसिव प्रूफ हुआ, लेकिन हम स्ट्रगल फेस करते हैं। जो अपना नैरेटिव पहुंचाना था यूएस तक वो नहीं किए। ये तो अपने को पता ही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बार बार क्लेम करते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है इसको इंडिया के द्वारा। एट द सेम टाइम यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल हैं वहाँ के मुनीर वगैरह उसको बुला के डेट पे मस्त उसका साथ डेट पे बैठ के खाना खा रहा था। और जो यूएस का डेजिग्नेटेड क्लेम है वो टीआरएफ में डाल दिया गया कि पहलगाम अटैक जो टीआरएफ के द्वारा करवाया गया था। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने भी टीआर द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम बता दिया, पहलगाम अटैक पे इनका ज़्यादा मेन रोल था, ठीक है। फिर अब एक नेक्स्ट टॉपिक में बोलते हैं अ पाथ विद ट्रम्प क्रिएटेड हर्डल्स जो टॉपिक है उस पर बताते हैं। सिंस जिस दिन यूएस ने टैरिफ लगाया 25% का, वो एक तरीके से हिस्टोरिक डे था क्योंकि उस दिन निसार सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। तो वो एक तरीके से प्योरली शो करता है कि कैसे ट्रेड इश्यूज़ है और जो कि ईजिली नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता था, बताते हैं ऑथर। बट जानबूझ के इसको थ्रेटेंड किया गया इंडिया को सो दैट जो इंपोर्ट करता है रशियन ऑयल वगैरह वो रोक सके। बट जो इंडिया था वो बीइंग ट्रम्पेट यानी कि बीट सम वन बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग बेटर, मतलब कि जो मिस्टर ट्रम्प थे उन्होंने बीट करने की कोशिश की क्योंकि यूएस और रशिया अपना एक तरीके से रिप्रोचमेंट दिखा रहे थे, यानी कि जहाँ पे उन दोनों के जो फ्रेंडली रिलेशन थे वो वापस से ठीक हो रहे थे एनिमी रिलेशन के बाद। तो उसमें ये बताते हैं कि इंडिया कैसे बीट हो गया ये चीज़ों पे। एक तरीके से इसको कोई भी डिसमिस किया जा सकता है, कोई लोग इसको इस फैक्ट को डिसमिस करेंगे, बट ये जो टिपिकल ट्रम्प स्टाइल है कि लास्ट मिनट प्रेशर में ये ऐसा करते हैं, जो ये सब इंडिया के ऊपर मूव कर रहे हैं ना कि इंडिया को बीट किया, कि खुद तो एक तरीके से सिचुएशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बिट्रे किया इंडिया को बात पे। और फिर वही सब बोलते हैं। फिर ये सब एक टाइम पे आया, दिस कम्स एट द टाइम जब यूएस खुद लूप साइड सिक्योरिटी ट्रेड डील्स कर रहा है। लूप साइड यानी कि अपने मनमानी करवा के, यानी कि एक साइड में हैवियर रख के, यानी अपने साइड पे सब कुछ रख रहा है और दूसरे लोग को बोल रहा है कि आप जो है वो गलत कर रहे हो और आपके हिसाब से नहीं होगा ट्रेड, अब हमारे हिसाब से होगा, ऐसा करके बोल रहा है। इंडो पैसिफिक एलाइज और यूरोपियन यूनियन वगैरह से ट्रेड डील वगैरह कर लिया है। इनफैक्ट चाइना को भी उन्होंने परमिट कर दिया है कि एनवीडिया जो आपके यहाँ है वो यूएस की जो कंपनी है वो बेच सकती है H20AI चिप वगैरह। और बताते हैं कि जो चाइना के साथ जो था वो डील भी हो गया है, जिसके आफ्टर गेटिंग बॉक्ड यानी कि अनेबल टू मूव, मतलब जब यूएस मूव नहीं कर पाया आगे, यूक्रेन और जो वेस्ट एशिया और जो कम फोकस किया फिर ईस्ट एशिया वगैरह पे, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या किया यूएस ने, उसने जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था यूएस और चाइना पे उस पर ध्यान दिया, और जो ईस्ट एशिया है वो एक तरीके से उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इंडिया को प्रॉब्लम हुआ। अब चाइना यहाँ पे अपना दबदबा स्टार्ट कर दिया, तो एशियन कंट्रीज़ जो थे वो ऑलरेडी पहले से ही हैज कर रहे थे, हैजिमनी बना रहे थे दूसरे जगह पे। मतलब जैसे रुपीज़ का हैजिंग होता है ना, बचा के रखना, बाद में फिर उसको मैनिपुलेट करना। अगर जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का अगर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो हैज कर लेंगे अपने आप को चाइना की तरफ से और चाइना से हेल्प लेंगे कि इंडिया हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा, तो वही हैजिंग होता है। यूएस जो पाकिस्तान रिलेशन था वो एक तरीके से इरिटेंट है बहुत सारा इंडिया के लिए, ये भी बताते हैं। और यूएस ने डिस्प्ले किया है जो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग और इनसेंसिटिव इंडिया का सिक्योरिटी जो चीज़ है उस पे इन्होंने हथौड़ा मारा है यूएस वालों ने।
क्या करके प्रेज़ करके पाकिस्तान को कि जो उनका काउंटर टेररिज्म जो एफ़र्ट है, जो कि जबकि वो सबसे पहली बार टेररिज्म फैलाते हैं, ये बोला कि ये यूएस वालों ने बोलते हैं कि ये पाकिस्तान वाले काउंटर टेररिज्म एफ़र्ट चला रहे हैं, और बांग्लादेश को भी सपोर्ट करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी में। और जो यूएस है वो इंडिया के अगेंस्ट जाके जो बांग्लादेश है उसको सपोर्ट करता है, शेख हसीना को अगेंस्ट जाता है। म्यांमार और जो है यूएस और यूरोपियन यूनियन वो सपोर्ट करते हैं फोर्सेस को जो एक तरीके से मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है यूएस और यूरोपियन यूनियन म्यांमार में। तो एक तरीके से ये सब दिखलाता है कि कैसे म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, बताता है इंडिया और यूएस के बीच में। फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरीके से इंडिया के इंपोर्ट को भी टारगेट कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के। और यूरोपियन यूनियन जो है वो सैंक्शन किया है अभी रिसेंटली इंडिया की एक कंपनी है वेडिनार रिफाइनरी, और जिसमें रशिया का जो था बहुत सारा स्टेक था, ठीक है, रोजनेफ जो कंपनी है उसकी। अब और भी दूसरे हैंड में देखें तो हंगेरी, स्लोवेनिया, बेल्जियम और जो स्पेन जैसी कंट्री है वो इंपोर्ट कर रहे हैं रशियन ऑयल। अपना जो पहले से उन्होंने सिक्योरिटी एग्जम्पशन जो था कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसके बेसिस पे, जहाँ पे पता चलता है हमें कि जो यूरोप है वो रिसीव करता है 51% ऑफ रशियन एलएनजी एक्सपोर्ट वगैरह। जो यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर टैक्स हैं और डिजिटल और जो अदर ट्रेड बैरियर्स हैं इंडिया में वो लगे हुए हैं, और जो इंडिया होप कर रहा है कि हमको रिसेंटली कंक्लूड कर सकें, जो इंडिया और जो हमने कंक्लूड किया है इंडिया और यूके का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा फोर्स बना पाए यूरोपियन यूनियन पे और क्लाइम डाउन कर पाए, जो ट्रेड नेगोशिएशन है उसको थोड़ा बढ़ा सकें, नेगोशिएट अच्छे से कर सकें। अब चाइना का मूव क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो डीस्टेबलाइजेशन है सब रिलेशन यूएस, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, इसमें चाइना ने अपॉर्चुनिटी देखी और चाइना ने प्रपोज़ किया नया ग्रुपिंग जिसमें इंडिया को आउट रखा गया, जबकि चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाया और बोला कि कुनमिंग में जगह है वहाँ पे प्रपोज़ किया कि फॉर्मलाइज़ करें ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, बट बांग्लादेश इसके एग्री नहीं किया। और चाइना ने बोला कि बांग्लादेश को ठीक है हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरबेस है वो सब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफ़ी क्लोज है, या फिर चिकन नेक कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। जो चाइना का सपोर्ट था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था। चाइना ने अपना स्टैंडर्डाइज मैंडेरिन भी बना रखा है कि हम अपना अरुणाचल प्रदेश को एक मैंडेरिन लैंग्वेज पे नाम दे रखा है, कंसीडरिंग दैट कि वो चाइना का पार्ट है बट वो इंडिया के अंदर आता है। अब क्योंकि वो इसको सीज़ करना चाहते हैं फ्यूचर पे, इसलिए उसको नाम दे रखा है। अब इससे ज़्यादा वरिंग जो है वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना का लार्ज डैम है तिब्बत में, यालुंग ज़ेंगबो जो रिवर है जिसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इंडिया पे, ठीक है, तिब्बत नेम है ये यालुंग ज़ेंगबो। अब काउंटर बैलेंस जो है इसको अगर हमको काउंटर बैलेंस करना है उसके लिए हमको चाइना के साथ जो है अपना इक्वेशन वापस से रीसेट करना चाहिए। जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट है हुआ है उसके बाद भी अभी तक कोई डीएस्केलेशन नहीं हुआ है, फिर भी हमको कोशिश कर सकते हैं, ये इंडिया कर भी रहा है और रिलेशन को वापस ठीक करने के लिए, ठीक है। और फिर जो इनिशियल डिसएंगेजमेंट हुआ था अक्टूबर 2024 पे हुआ था, ठीक है। इंडिया जो है एक तरीके से जनरली साइलेंट रहता है, वो कुछ ओपनली बोलता नहीं है, ना ही प्रो इज़राइल की तरफ बोलता है, ना ही इज़राइल गाज़ा वॉर पे जो चल रहा है उस पर कुछ बोलता है, और मोस्टली साइलेंट रहता है। इज़राइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ नहीं बोला, जब बॉम्बिंग कर दिया अमेरिका ने तो भी कुछ नहीं बोला। तो ये एक तरीके से बोलते हैं कि जो ओवरऑल जो अप्रोच है कि कोई प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं लेना वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में, वो हर्ट कर सकता है अपना लार्ज इंटरेस्ट जो है इंडिया का है उसको। फिर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपना हेड डाउन जो करके बैठा रहता है इंडिया, और फोकस करता है अपना कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है, लार्जर जियोपॉलिटिकल रोल पे अपना हिस्सा चाहता है, वो एक तरीके से उनको इकोनॉमिकली ग्रोथ करने में हर्ट कर सकता है। उनको हेड डाउन करके नहीं बैठना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में, ऐसा ऑथर बताते हैं इंडिया को। और इसके कॉन्ट्ररी ये ट्रू है कि जो
अभी जो फ्रेगमेंटिंग हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर पे, मतलब टुकड़ा टुकड़ा आ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर पे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के, करोशन आ रहे हैं और थ्रेट्स आ रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म और डिटरमाइनिंग वो एक तरीके से जो ये करोशन आ रहे हैं, ये जो फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो प्रोटेक्शनिज्म जो है, वो सब डिटरमाइन कर रहा है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल आउटकम्स को, ठीक है। ना कि जो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं या वो जो होता है फ्री ट्रेड वो सब वगैरह, एफटीए जो होता है एग्रीमेंट, वो सब नहीं कर रहे हैं। और जो मल्टीलेटरल डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड नॉर्म्स है, वो सब डिसाइड नहीं कर रहे इकोनॉमिक चीज़ों को, ठीक है। अगर इंडिया चाहता है कि वो अपना इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रैजेक्टरी को राइट कर सके, तो इंडिया को अपना जियोपॉलिटिक्स जो जगह है उस पर भी राइट पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। फिर बोलते हैं कि रोड अहेड क्या है। फाइनली जो फ्री ऑब्जेक्टेड टू द टारगेट, इसमें इंडिया क्या बोलता है कि ब्रेक करता है और बोलता है कि ऑब्जेक्ट करता है जो इंडिया के ऊपर टारगेटिंग किया जा रहा है, और बोलता है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस जो है वो डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक शो करते हैं। और अपने सेफगार्ड करने के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी सारे लार्जर ट्रेड्स किए गुड्स एंड सर्विसेज में रशिया के साथ, ये भी बताता है इंडिया 2024 पे। और जो यूएस है वो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइज़र्स, केमिकल। इंडिया जो कॉल है फॉर अ सीज़ फायर इन गाज़ा, ये भी बोलता है कि सीज़ फायर होना चाहिए अभी। अब ये सब इंडिया बोल रहा है, ये सब करना चाहिए, ये एक तरीके से रोड अहेड है, ठीक है। अब किया भी है कुछ कुछ बहुत सारे काम। अब फिर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया और यूएस को ट्रेड डील कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले मंथ में क्वाड समिट होने वाला है, वो भी इंडिया में ही होने वाला है। और जो मिस्टर ट्रम्प्स का जो आउटब्रस्ट था कि इंडिया रिवाइव करेगा आरआईसी वगैरह, मतलब जो कि रशिया, इंडिया, चाइना है, वो सब के बारे में जो ग्रेटर इंगेजमेंट है हमें ब्रिक्स वगैरह से, उससे भी यूएस को काफ़ी प्रॉब्लम है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट ईस्ट एशिया वगैरह में, उसके बारे में बात करते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो बस था, हमने वो छोड़ दिया, वो हमको करना था, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो एक तरीके से रीइंफोर्स कर सकता था इंडिया के पॉलिसी को मल्टी अलाइनमेंट में, और पुश बैक कर सकता था जो कॉन्स्टेंट में थे इंडिया के उसके ऊपर। अब इंडिया जो है जस्ट अपना हेड डाउन करके नहीं बैठ सकता, बट एक तरीके से उसको अपना इकोनॉमिकल बिजनेस को भी लेना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए, ग्रोथ में ध्यान देना चाहिए। और ये जो टेम्पलेट है वो एक तरीके से ब्रोक कर देना चाहिए, जो हम हेड डाउन करके बैठे रहते हैं उससे। तो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे।